बड़ी खबर रामपुर से। उपचुनाव में आज अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने वाले हैं। सपा प्रत्याशी आसिम रजा के पक्ष में वो प्रचार करने वाले हैं। अखिलेश के साथ आजम खान, चंद्रशेखर आजाद मौजूद रहेंगे और ग्राउंड पर मौजूद है हमारे सहयोगी अविनाश। उनका रुख करते हैं। अविनाश, किस तरीके की हलचल है रामपुर में? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो अखिलेश यादव का इंतजार हो रहा है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद यहां पे पहुंच गए हैं और एक बार मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा अपने तमाम सारे समर्थकों से। यहां पे वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं और सबसे यही अपील कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए वहां पे वोट करें और उनके लिए प्रचार करें। चंद्रशेखर जी, आप यहाँ पे आए हैं, क्या मकसद है और किस तरीके से आप लोग प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं? देखिए, विधानसभा का उपचुनाव है और ये सीट तो पहले से जो है विपक्ष के लोग जीते हुए हैं। आजम भाई यहाँ से जीते हैं, लेकिन जिस तरह से आज का समय है और जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, रोज़ हम उसके नए नए उदाहरण देखते हैं। तो लोकसभा उपचुनाव के बाद एक माहौल था जिसमें एक डर का माहौल की वोटिंग परसेंटेज कम कराया गया, पुलिस का दुरुपयोग किया गया। उन सब चीज़ों को समझते हुए हमने तय कर लिया था जब ये चुनाव अनाउंस हुआ कि हम लोग जो हैं इस चुनाव को मजबूती से लड़ाएंगे। आजम भाई और मैं लगातार बात कर रहे थे। अब जब चुनाव का समय नज़दीक आया तो क्योंकि यहाँ हमारे लोग रहते हैं, लोगों में जो माहौल था उनकी इच्छा थी कि मैं आऊँ, तो मैं यहाँ हूँ। दूसरा दिन है। कल रात भी हमने यहाँ के सभी जो है जितने मोहल्ले हैं, जितने यहाँ के जिम्मेदार लोग, सबको बुलाया था। कल दिल में भी हम जो आउटर गाँव में उन आउटर गाँव में गए, सब लोगों से बात की, महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से। और आज भी हमारी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ हैं। हम लगातार सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जो डर का माहौल बनाया गया है, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। भाई, जब जनता वोट नहीं डालेगी, उसके वोट का प्रयोग ही नहीं होगा, कम संख्या में लोग वोट डालेंगे तो लोकतंत्र कैसे रहेगा? लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। कल चुनाव आयोग में भी शिकायत की गई थी सपा की तरफ से, लेकिन भाजपा यही कह रही है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। सपा हार रही है, इस वजह से, डर की वजह से बहाना बना रही है। जो सीटें समाजवादी पार्टी 50,000 से 55,000 से जीती हुई है, 8 महीने में उसको इतनी बुरी तरह से हार रही है कि डर का माहौल बन रहा है। ये सिर्फ आप जानते हैं सरकारी मशीनरी का इस तरह दुरुपयोग हुआ है। मैं भी लोगों से मिला हूँ। मैं भी हवाई बातें नहीं कर रहा था कि मुझे किसी ने कुछ कहा और मैं कहने लग जाऊँ यही सत्य है। मैं कल लोगों से मिला और मैंने जाना ज़मीनी सच क्या है। और ज़मीनी सच ये है कि जिस तरह का डर का माहौल बनाएगा, पुलिस किस लिए? सबसे बड़ा सवाल ये है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ना कि वो रिटर्निंग ऑफिसर है कि वो चेक करे कि कौन कहाँ किस लिए जा रहा है, वो किस गली से क्यों निकल रहा है। ये सब चीज़ें इसलिए की जा रही है। जो फ्लैग मार्च है, अच्छी बातें होनी चाहिए, सुरक्षा का माहौल बने, लेकिन अगर किसी जाति, धर्म को या फिर चुनाव को किसी भी तरह से कमज़ोर करने के लिए पुलिस का या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो तो ये लोकतंत्र के लिए डरावना है। चूँकि अखिलेश यादव से क्या आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि जिस तरीके से ये उपचुनाव चल रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैनपुरी में भी उपचुनाव है और इसके साथ साथ रामपुर में भी है, तो क्या आपका भी सहयोग लिया जा रहा है आगे के लिए, भविष्य के लिए भी? मैं तो आज को देख रहा हूँ, भविष्य में तो मुझे देश के संविधान पर बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आप तो यहाँ की बात कर रहे हैं, मैंने उत्तराखंड में भी देखा। बीजेपी की सरकारों में जहाँ सरकारें हैं, जीते हुए प्रत्याशी को हारा हुआ घोषित कर दिया। तो मैं समझता हूँ आज देश के लोकतंत्र और संविधान दोनों पे खतरा है। और ऐसे में हमारी चुप्पी, कल जिन लोगों में उम्मीद है लोकतंत्र से कि बदलाव होगा, उनके विश्वास को कमजोर ना कर दे, इसलिए मैं चुप नहीं रहूँगा। मैंने तय किया था आंदोलन में आते ही, जब मैं इस आंदोलन में आया, कि जहाँ भी कहीं अन्याय होगा या लोकतंत्र या संविधान के खिलाफ कोई कार्य होगा, मैं डट के वहाँ मुकाबला करूँगा। आज यहाँ अन्याय भी हो रहा है, कमज़ोर लोगों की आवाज़ को दबाया भी जा रहा है। इन दोनों ही समय में वो शख्स जिसने वादा किया हो कि वो संविधान की रक्षा करेगा, वो चुप कैसे बैठ जाए? तो मैं यहाँ आजम खान के बुलावे पर आप यहाँ पे आए हैं कि अखिलेश से भी बातचीत करके यहाँ पे आए हैं आप? मैं समझता हूँ विपक्ष एकजुट हो रहा है। आपको इस बात की परवाह करने के बजाय इस बात की परवाह करनी चाहिए कि यहाँ चुनाव फेयर है। अगर जनता वोट नहीं डाल पाएगी तो फिर इस चुनाव के कोई मायने नहीं। फिर तो आजम भाई ने सही कहा कि जीत का सर्टिफिकेट बीजेपी को दे देना चाहिए। बिल्कुल, तो एक तरफ अविनाश आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का हाथ मजबूत करते नजर आ रहे चंद्रशेखर, लेकिन इसी बीच हम आपको बताते चले हमारे सहयोगी ने भी बातचीत की है बीजेपी की ओर से प्रचार कर रही पूर्व सांसद जया प्रदा से। उनसे क्या बातचीत हुई है और उनका क्या कहना है, ये एक्सक्लूसिव बातचीत का अंश हम आपको दिखाते हैं। जया प्रदा रामपुर की राजनीति में आ चुकी है चुनाव प्रचार के लिए। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा पहुंची है रामपुर। और आकाश सक्सेना जो भाजपा के प्रत्याशी
आप सबका साथ बहुत में हैं। स्वागत है। तो देखिए दोनों ही पक्ष पर नजर है, चाहे बीजेपी या समाजवादी पार्टी, किसी को भी आप देखें तो इस वक्त वो प्रचार करने में लगे हुए हैं और हर कोई धुआंधार तरीके से प्रचार कर रहा है, अपने अपने स्टार प्रचारकों के साथ जमीन पर उतरा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनावी तपिश कितनी तेज, और हो भी क्यों ना, वक्त ज्यादा नहीं रह गया। इसीलिए हमने आपको भी दिखाया कि कैसे चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के प्रचार अभियान में लगे हैं, रामपुर में लगे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो डर का माहौल बताया जा रहा है उसके अगेंस्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी की ओर से जया प्रदा, जो पूर्व सांसद रही हैं, उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा पहुंची हैं रामपुर, और आकाश सक्सेना जो भाजपा के प्रत्याशी हैं साथ में हैं। जयप्रदा जी, आप आ गई हैं, स्वागत है आपका। रामपुर में आप राजनीति में बहुत सक्रिय आप रही हैं। मुझे स्वागत कर रहे हैं, मेरा ही है रामपुर। यहाँ से आप 2 बार सांसद रही हैं और यहाँ की नब्ज को जानती हैं, क्या कहना चाहेंगी? रामपुर हमेशा मुझे पलकों में बिठा के जिताई, और रामपुर की धरती महान है और रामपुर के लोग भी बहुत। आजम खान बार बार रो रहे हैं मंच से, क्या कहना चाहेंगी? अब बताएंगे। हाँ, आजम खान ने जो कहा कि बच्चा पैदा होने से पहले पूछता कि बाहर आना है कि नहीं, किस तरह का बयान देख रही हैं आप ये? जी मैडम, आजम खान के बयानों को लेकर के आप क्या समझती हैं? क्या किस तरह का यहाँ पर आजम से पूछे सवालों से बचती नजर आ रही है या फिर जवाब देंगी, इस पर भी हमारी निगाहें हैं। और बातचीत का सिलसिला शुरू है, तमाम मीडिया कर्मी दिखाई दे रहे हैं और रामपुर को अपना बता रही हैं, और अब सवालों का सिलसिला शुरू होगा। देखना ये होगा कि आजम खान के दिए बयानों पर अब क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि बयानों की वजह से ही उनकी सदस्यता गई है और ये उपचुनाव की नौबत आई है। खतीब हैं और सवालों का जवाब देंगी। जैसे ही सवाल उनसे दागे जाएंगे, पूछे जाएंगे, जाहिर तौर पर आजम खान के दिए आजकल के जो ताज़ा बयान है उन पर सवाल किया जाएगा। देखना होगा कि जया प्रदा उनका जवाब क्या देती हैं। और सवाल जवाब से इतर जो सबसे बड़ा सवाल पूरे उपचुनाव में बना हुआ है वो मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव की जंग से जुड़ा है, क्योंकि इसी बीच जुबानी जंग हर दिन बदलते वक्त के साथ तेज होती जा रही है। अखिलेश यादव को छोटे नेताजी बोलने पर अब बीजेपी सपा पर तंज कस रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव, शिवपाल यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दोनों ही एक दूसरे को कुछ न कुछ बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता इनको कुछ नहीं बनाने वाली। सपा और सैफई परिवारवाद को समाजवाद समझते हैं। साथ ही शिवपाल यादव कार्यालय वापस इनसे ले लिए जाने पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, विधायक के नाते उन्हें आवास मिला था, न कि चुनाव कार्यालय खोलने के लिए आवास दिया गया था। ऐसे में बीजेपी की ओर से तीखा हमला बोला गया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी लगातार कैंप किए हुए हैं और ऐसे में लगातार जो पॉलिटिक्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुकी है। शिवपाल जी ने कल अखिलेश जी को अपना नेता मान लिया और बोले ये हमारे छोटे नेताजी हैं। चुनावी चाचा, छोटे नेता, वो उनको चुनावी चाचा बना लिए और चुनावी चाचा ने उनको छोटे नेता बना लिया। लेकिन जनता उनको कुछ नहीं बनाने वाली है, क्योंकि वो दोनों के बारे में जानती है। ये चाचा भतीजे का जो इतिहास है पूरा प्रदेश काफ़ी कुछ जानता है, लेकिन मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के लोग तो उनके रग रग से परिचित हैं। यहाँ के लोगों पे जो अत्याचार हुआ है, यहाँ के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, यहाँ के लोगों का जो उत्पीड़न हुआ है, यहाँ पर जो सपा के गिने चुने गुंडे माफिया अपराधियों के द्वारा यहाँ की जनता का शोषण हुआ है, यहाँ की जनता की जो पीड़ा है उस पीड़ा को मैंने भी इधर कई दिन प्रचार करने के लिए आया हूँ। लोगों से व्यक्तिगत बातचीत हुई है और उस बातचीत में यह ध्यान में आया है कि समाजवादी पार्टी या सैफई परिवार, मैं पूरे यदुवंशियों को भी नहीं कहता क्योंकि पूरा यदुवंशी उनके साथ है नहीं, पूरे मैं सैफई परिवार को कहता हूँ। ये परिवारवाद को समाजवाद समझते हैं, लेकिन समाज तो डिप्टी सीएम को सुन रहे थे आप, किस तरीके से उनका कहना है कि परिवारवाद समाजवाद नहीं हो सकता है और सिर्फ सैफई तक ही यदुवंशी साथ देते नजर आते हैं। जो उन्होंने बंगला दिया गया था
लग रहा है कि उस पर भी उसको भी वापस लेने का विचार चल। विधायक के नाते आवाज़ दिया गया था, किसी चुनाव का कार्यालय वहाँ पर खोला जाए इसके लिए नहीं दिया गया था। चुनाव कार्यालय खोलने के लिए अलग से अनुमति लेनी होती है, अलग से आवंटन होता है। ये इसलिए सुरक्षा की जहाँ तक बात है, उनको अपने भतीजे से खतरा था, सरकार से निवेदन किए तो उनको सुरक्षा मिली थी। अब सुरक्षा की जरूरत नहीं, चूंकि चाचा भतीजे एक हो गए, उनको खतरा खत्म हो गया। का कहना है कि 65% वोट उनके साथ है, 35% विपक्ष में है। उसमें भी लगातार बीजेपी अप्रोच कर रही है। गुंडई और बूथ कब्जा करके लूटने वालों को जनता नकार चुकी है। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। देखिए, कानपुर से खबर मिल रही है जहां इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत पर 5 दिसंबर को सुनवाई की खबर है। इरफान सोलंकी के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने 2 दिन का वक्त मांगा है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए वकील ने समय मांगा है। इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज बहस होनी थी। सरकारी वकील ने झूठा शपथ पत्र लगाने का आरोप लगाया है। इरफान के भाई रिजवान सोलंकी पर बड़ा आरोप है। अग्रिम जमानत के लिए झूठा शपथ पत्र देने का आरोप सामने आ रहा है। शपथ पत्र में खुद को 4 बार का विधायक बताने का आरोप मामला भी सामने आ रहा है। ऐसे में 5 दिसंबर को फैसले की खबर मिल रही है। देखिए, अग्रिम जमानत पर अभी और इंतजार क्यों कहा जा रहा है? इसके फैक्ट्स ये हैं कि इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत पर आज फैसला नहीं हुआ है। अग्रिम जमानत पर 5 दिसंबर को फैसला आएगा और इसके साथ ये समझिए कि कानपुर की जिला कोर्ट 5 दिसंबर को अपना फैसला भी सुनाएगी। इरफान सोलंकी पर आगजनी धमकाने का आरोप है, जिसे लेकर के ये पूरा मामला है। केस दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे हैं इरफान सोलंकी और उन्हीं की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार लगी हुई है। लेकिन वो अग्रिम जमानत से जुड़ी जो अपडेट है ताज़ा, वो हमने आपके सामने रख दिया है। तो कुल मिलाकर के इरफान सोलंकी के लिए मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि वो भी नजर नहीं आ रहे हैं, उन्हें पुलिस लगातार तलाश रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, यूपी में 546 नए पुलों का निर्माण होगा। 4350 करोड़ की लागत से नए पुल बनाए जाएंगे। पुल निर्माण के लिए शासन से सहमति मिल चुकी है। 476 छोटे और 32 बड़े पुलों का निर्माण होगा। 38 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा और इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। कुल मिलाकर के यातायात की सुविधाओं के मद्देनजर यह बड़ा फैसला है। 546 नए पुलों की सहमति मंजूरी। 12 की ब्रेकिंग में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है, आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।